अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब एक बहुत अच्छे नावल का हम पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत अच्छा नावल और एक बहुत अच्छी राइटर का नावल है। तो अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक शुरू कर दीजिएगा। एक कदम बढ़ाकर सीढ़ी पर रखा था, कदम पूरी तरह लड़खड़ाया था अजहान हयात मलक का। अब जिस्म भी कांप रहा था, चेहरा लट्ठे के मानस सफ़ेद था और रगों में मौजूद खून गर्दिश करने के बजाय मुंजमद हो गया था। सीढ़ियां चढ़ते ही सामने दरगाह का अहाता था, जिसका सेन वसी व अरीज था। एक सर पर बनी मस्जिद और दूसरी सर पर बनी हुई चंद कब्रें, और इस सर पर इन कब्रों के थोड़े आगे एक और किसी अल्लाह के नेक बंदे की कब्र थी। वो शायद इस दरबार के गद्दी नशीन की कब्र थी। वह लड़खड़ाते कदमों के साथ चलता हुआ इस कब्र तक आया था। करीब ही कोई बंदा बशर हालते वजद में जोरों शोर से अल्लाह अल्लाह करते हुए गर्दन दाएं से बाएं हिलाते अपने वजद की मंजिल में खोया हुआ था। अजहान हयात मलक क्या लेने आया है यहाँ? उसे अपने करीब पसीने से शरबूर खड़े देखकर इस बंदा खुदा ने आंखें खोली और बड़े करहत लहजे में गोया हुआ, ज़ारा दुरेद। वो बेबसी की इंतहा पर था, कामते जिस्म से कामते लफ्ज मुंह से निकाल रहा था। हलक सूखे कांटे की मानत चुभ रहा था। जा, चला जा यहाँ से। इश्क आतिश से मिलकर खुद को हाकी तो कर, अलसत बन फिर मस्त। वजदान की रूह को तो जान, वजद को तो पहचान। मैंने उसे यहाँ देखा। वो कामते हाथों से आगे की तरफ बने हुए मजार के अहाते की तरफ, औरतों के लिए बनाए हुए बरांडे की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था, तू जानता है कि तू किसकी बात कर रहा है? ज़ारा दुरेद पाक रूह है, तेरी तना गलासत का ढेर नहीं। वो आंखें बंद किए फिर से करहत लहजे में गोया हुए थे। मैं बदल लूं? उसके लफ्ज अभी मुंह में थे। हा 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 हा। किस खुश फहमी में है तू अजान हयात मलक? बंदाए खुदा इस्तज़ाया हंसी हंसते फिर से अपने वजद में गुम हो गए थे। उससे पहले कि अजान हयात मलक कुछ कहता, सफेद आंचल में लिपटा हुआ नाजुक वजूद उसके सामने से गुजरा था। वो खुशबू उसने अपने आसपास महसूस की थी। हाँ, ये वही खुशबू तो थी जिसको सूंघने और महसूस करने के बाद अजहान हयात मलक ने हर खुशबू के होने से इनकार किया था। वो लड़खड़ाते कदमों बेजान टांगों को घसीटते अल्लाह के वली के मजार के सामने मौजूद था। अंदर मौजूद चंद लोग इस वली अल्लाह की जड़ी के पास बैठे ऊंची आवाज में पुकार रहे थे, हक फरीद या फरीब, अल्लाह मोहम्मद 4 यार, हाजी हवाजा कतब फरीब, हक फरीद या फरीद। वह आवाजें उसके जिस्म और रूह को तार तार कर थी, झंझोर रही थी। वह वहीं पर नडाल होकर गिरा था। उससे पहले कि वह होशो हवास से बेगाना होता, इस मेहरबान सफेद आंचल ने उसके दिल के मुकाम पर हाथ रखा था। अजान हयात मलक के सूखे सफेद लब थरथराए थे। ज़ारा और बंद होती आंखों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की थी। अंधेरों से रोशनी के सफर का पहला कदम मुबारक। इस सफेद आंचों वाले नाजुक वजूद ने हल्की सी मुस्कान लिए हुए कहा था और फिर उसके दिल के मुकाम पर अल्लाह लिखकर मोहर सबत की थी। और इस बार भी अजान हयात मलक उसका चेहरा देखते ही होशो हवा से बेगाना हुआ था। दिल पर हैरत ने अजब रंग जमा रखा था। यू कैन डिस्क्राइब मोहब्बत इन वन वर्ड? मायदा ने चाय का सिप लेते हुए कहा था। नो आई कांट, ज़ारा तुरंत ने कांधे उचकाते हुए कहा था। ओ रियली यू डोंट? बट मुझे तो लगा गया था कि तुम अच्छे से डिस्क्राइब करोगी इस फन्नाने को। मायदा ने लब सुगड़ते हुए कहा था। वो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ज़ारा ने उठकर स्टडी टेबल से फाइल उठाते हुए कहा था। मुझे समझ नहीं आता ना ज़ारा, तुम्हारा दोगला फलसफा। उसने इतजाया हंसती हंसते हुए उस पर चोट किए थे। मैंने अपना फलसफा जबरदस्ती तुम पर मुसलत नहीं किया। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो मैं खुद तक रहती हूँ और खुद पर ही मुसलत करती हूँ। जरूरी नहीं कि ज़ारा दुरेद और मायदा शम्स हर पॉइंट पर मुतफिक हों। उसने ब्लू फाइल उसके हाथ में थमाते हुए कहा था। सच्ची ज़ारा, काश तुम 10 साल की बच्ची होती तो मैं तुम्हारे फलसफे को तुम्हारा बचपना समझती, मगर जदीद दौर के तकाजे कुछ और हैं। अपनी सोच और फलसफे को बदलो। तुम अकेली नहीं हो, 2 जिंदगियां जुड़ी हैं तुम्हारे साथ। हकीकत तुम्हारे इस नामनाद फैंटेसी वाले फलसफे से बरक्स है। अकेले कहाँ तक चलोगे? मायदा ने उसकी ब्लू आइज में झांकते हुए कहा था। मेरे नजदीक मोहब्बत बस मेरी बहनें हैं और तुम हो। ज़ारा दुरेद की मोहब्बत अम्मल दुरेद, अलिया दुरेद और मायदा शम्स है। अगर तुम इस वजाहत को किसी नामनाद फलसफे का नाम देती हो तो मुझे इस टाइम इस नौमलूद बच्चे की तरह लगती हो जिसके हाथ में मोहब्बत का छनकना देकर कहा जाता है, अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसको हरकत देकर अपनी मर्जी के धुन सुनो। इस बात से अनजान कि उसके ईद के कितने लोग तकलीफ में आएंगे और वो वाइब्स, वो धुनें किस समाज पर ग्रां घुसेंगे। बिल्कुल तुम्हारी
इस जदीद दौर की सो कार्ड मोहब्बत की वाइब्स की तरह। जारा ने भी उसके सामने बैठ कर उसकी ब्लैक आइज में बगैर पलक झपकते हुए कहा था, हा हा हा। तो जारा दुरेद मोहब्बत में आने वाली तकलीफों से डरती है। उसने तलख मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा, हाँ गलत। जारा दुरेद अपनों की तकलीफ से डरती है। उसे सर को नफी में दाएं बाएं हिलाते हुए कहा, इंतजार रहेगा मुझे उस वक्त का जब तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से को ये तकलीफें मीठा दर्द बनकर रास आएंगे। वो आप उसके चेहरे को गौर से गनगनाते हुए कह रही थी, तुम अपने वजदान से कब बाहर निकलोगे। वो अब उसे फाइल खोलने का इशारा करती, मोहब्बत जब तुम्हें भी मोहब्बत होगी, तब जब तुम्हें भी मोहब्बत होगी तुम भी तड़पोगी, वैसे ही जैसे मैं माहिर के लिए तड़पती हूँ। फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि मोहब्बत में मिलने की कितना जरूरी है, और तब तक मैं और माहिर इंतजार कर सकते हैं। बिलीव मी, मायदा ने ठोस लहजे में कहते हुए फाइल खोली थी, मैं तुम्हारे किसी गलत फेल में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि तुम्हारी माहिर से शादी हो तो मैं तुम्हारे माहिर की तरफ बढ़ते हर कदम की तबाही का बायस बनोगे। आपके वो गुस्से से घुराए थे, तो मुझे माहिर के हजला अरूसी में खुद बैठा कर आओगे। उसने भी ठोस लहजे में कहते हुए मोबाइल निकालकर नंबर डायल किया। मायदा तुम, हेलो डॉक्टर सुबान। उससे पहले कि वो कहती, मायदा ने हाथ के इशारे से उसे फीकी मुस्कुराहट पास करते रोका था। अलिया की फाइल मैं पढ़ चुकी हूँ, क्या हम कल आ सकते हैं। यस श्योर, ओके बाय, कहते उसने कॉल डिस्कनेक्ट किए थे। क्या कह रहे हैं, कल लेकर चलेंगे। मुकम्मल चेकअप के बाद पता चलेगा उसका भार क्यों नहीं कम हो रहा। मायदा ने उठते हुए कहा था, मैंने मना किया था उसे मैच खेलने से, मगर वो। जारा की आंखों में नमी आई थी। कुछ नहीं होगा जारा, परेशान मत हुआ करो, उसका भी पूरा हक है नॉर्मल बच्चों की तरह रहने का। मुकम्मल चेकअप के बाद असल वजह सामने आ जाएगी। उसने आगे बढ़कर उसे गले लगाया, उसकी पेशानी चूमी थी। जारा दुरेद लड़ती आर्ग्यू करती हुई और मुस्कुराती हुई चिल्लाती है, और इन रंगों से सजी जारा दुरेद को देखकर मायदा शम्स जीना सीखती है। वो उससे अलग होते हुए कह रही है, मैं अलिया और अमल से मिलूं फिर निकलूंगी। उसका हाथ पकड़ते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए कह रहे थे, तुम समझते क्यों नहीं हो सनान, ये पॉसिबल नहीं है। वो एक बार फिर से कोशिश कर रही थी, देखो अमल, जिंदगी मैंने गुजारी है, मेरे पेरेंट्स ने नहीं, और वैसे भी वो आबरोड होते हैं। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं किसी भी जबरदस्ती के रिश्ते में बनने से पहले तुमसे शादी करके उनको मना लूंगा। उसने जूस का सिप लेते हुए कहा था। वो दोनों इस टाइम शहर के मशहूर तरीन 5 स्टार होटल में बैठे हुए थे। जारा की शर्त ही यही है कि तुम अपने पेरेंट्स को हमारे घर लेकर आओ, उसके अलावा वो किसी सूरत नहीं मानेंगे। उसने बेबसी से कहा था, तो ठीक है, फिर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या छुप कर निकाह कर लो मुझसे, या मुझे भूल जाओ, चॉइस इज योर्स। सनान गुस्से से कहते हुए अपना मोबाइल और कार की कीज उठाते हुए वहां से निकला था। सनान मेरी बात तो सुनो। वो अभी उसके पीछे लपकी थी, जानते थे कि गुस्से में वो आप जो कहकर गया है वही करेगा। हैरियत अंकल, आज बहुत देर कर दी आपने। जारा ने रिक्शे में बैठते ही अंकल से पूछा था। बस बेटा, सवारी मिल गई थी, इसी चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। अलिया बेटा कैसा है। उन्होंने रिक्शा स्टार्ट करते हुए कहा, मैं ठीक नहीं हूँ, और अगर मजीद एक और दिन भी मेरी चॉकलेट और सीख कबाब बंद रहे तो आपको मेरी तरफ से एडवांस में दावत है जारा दुरेद की अलिया दुरेद की तदवीन की बिरयानी खाने की। अलिया दुरेद ने नाक चुराते हुए गुस्से से जारा की तरफ देते हुए एक एक लफ्ज चबाते हुए अदा किया था। हा 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 हा, आ तो अलिया बेटा बहुत गुस्से में है। अंकल ने कहकर लगाते हुए कहा, तुम्हें दुख नहीं होगा अगर मैं मर गई तो। जारा ने हैरानगी से अलिया के तरफ देखते हुए पूछा, बिल्कुल भी नहीं, मेरे मरने का दुख देखने से पहले बेहतर है कि तुम मर जाओ। अलिया ने आती जाती गार्डन को देखते हुए कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जारा ने उसे खींच के सीने से लगाया था, ऐसे जैसे अभी इसी पल उसे दूर जा रही है। इम्पॉसिबल। अलिया ने उसके आगोश में आंखें बंद करते हुए कहा था, वॉमिट फील हो रही है जारो मुझे। अलिया ने उसके आगोश से निकलते हुए यकदम रखी की साइड का दरवाजा खोलते हुए कहा, और साथ ही उल्टी कर दी। उससे पहले कि वो पीछे होती उसके बाजू में गोली लगी थी, उसके बाजू से निकलते हुए खून के छींटे जारा के मुंह पर पड़े थे। अलिया, जारा का जिस्म कांप उठा था ये सब देखकर। जारू, वो जब तकलीफ में होती थी तो वो उसे जारू ही बुलाते थे। मेरी जान, जान ने शिद्दत से उसे सीने से लगाया था। ओ शिट, बच कर ना निकले, उसकी लाश मेरे कदमों में होनी चाहिए। उसके कानों में आवाज गूंजे थे। जारा ने रिक्शे का दरवाजा खोलकर उसमें से बाहर झांका था। उसके रिक्शे के बिल्कुल पास वो टी शर्ट और ट्राउजर पहने हाथ में गन लिए खड़ा था। 5 फीट 9 इंच का, माथे पर बिखरे बाल, नींद से बड़ी भी लाल आंखें और चेहरे पर बेफिक्री। जारा का खून खोल उठा था। जारा बेटा,
ये वक्त उलझने का नहीं है, नीचे मत उतरो, लग जाएगी। अंकल ने उसे नीचे उतरते देखा तो अलिया को संभालते हुए कहा, जो बेहोश हुई रिक्शे की सीट पर झूल रही थी। अंकल, आप अलिया को हॉस्पिटल लेकर चले, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे आप। कहते उसने अपने कदम रिक्शे के बिल्कुल पास खड़े शख्स की तरफ बढ़ाए थे, जो सामने जमीन पर पड़े शख्स पर फायर कर रहा था, जबकि वो तो शायद उसकी एक गोली पर ही ढेर हो गया था। उठाओ से, और उसे पहले कि वो अपने अल्फाज मुकम्मल करता एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। इतना ही नहीं, साया ने थप्पड़ मारकर उसे उसके हाथ से गन छीनकर अपने हाथ में पकड़े थे। हाउ डियर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? अजान हयात मलक अपने सामने मौजूद नाजुक सी लड़की को देखकर दारा था, जिसका सफेद दुपट्टा खून से बड़ा हुआ था। उसकी गरजदार आवाज से एक लम्हे के लिए जारा भी कांपे थे, मगर अगले ही लम्हे वो अपनी हिम्मत इकट्ठी करके बोले, हाउ डेयर यू टू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो अलिया पर फायर करने की? जान से मार दूंगी तुम्हें। वो डबल आवाज में डाल थी, ब्लू आइज उबल कर बाहर आई थी गुस्से से, और घनी लंबी पल के आंसू से गिली उठती झुकती भी अलग गजब डाल थी। वह मोहब्बत हुआ उसकी आंखों को नजरों के हंसा में लिए फना हो रहा था। बाकी चेहरे के हद्दोहाल तो बहुत बात की बात है। आंसू इस लड़की के लिए बनाए गए हैं, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। ओ बीबी, बंद करो ये ड्रामा। उसका कारिंदा आगे बढ़ा था कि अजान ने उसके हाथ से इशारे से वापस पीछे जाने को कहा था। उसके कामते वजूद और उसके लड़खड़ाते कॉन्फिडेंट का सीने पर अपने दोनों हाथ बांधकर अब मजा ले रहा था। वो वही क्यों तकलीफ बर्दाश्त करे? कहते जारा में इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ गई कि उसने हाथ में पकड़ी गन से उसके दोनों बाजू पर फायर किया और गन उसके सीने पर मारी। मेरी सांसों को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो भी डबल तकलीफ सहने का हकदार होगा। अगर उसे कुछ हुआ तो यहाँ इतने फायर करूंगी कि दुनिया से बुलेट सी खत्म हो जाएंगे। उसके सीने पर उंगली रखकर कहते हुए बहते आंसू से मुड़े थे। अजान हयात मलक का दिल चाहा इस लड़की की गर्दन दबोच ले। उसके लिए ये एहसास ही नदामत के लिए काफी था कि उसे उसके आदमी के सामने एक नाजुक सी लड़की उसके गरूर को डगमगा गई है। और अजान हयात मलक की इज्जत का जनाजा बड़ी शानो शौकत से निकला था। उसके चेहरे पर बजाय दर्द के गुस्से और बदले के तासरात थे। जारा, बैठो बेटा, अलिया को इमरजेंसी में छोड़ आया हूँ, तुम साथ चलो। अंकल ने उसके पास रिक्शा खड़ा करते हुए कहा था, और वह पीछे मुड़कर देखे बगैर रिक्शे में बैठी थी। ये लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए, अजान हयात मलक ने धारते हुए अपने कारिंदों से कहा था। वो अपने बाजू की तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए गाड़ी में बैठा था। अमल, अभी थोड़ी देर तक हमारे बहुत ही खास क्लाइंट कबीर मलक साहब, उनका बेटा शोरूम आएगा और अपने लिए गाड़ी देखने, एंड यू हैव टू डील हिम। वो अपनी जॉब पर थी जब उसे उसके बॉस की तरफ से हुक्म जारी हुआ था। मगर माहिर भाई, मुझे घर जाना है, पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है, और आज जाना ने अलिया को हॉस्पिटल भी लेकर जाना है। वो परेशान लहजे में अपनी हालत बता रही थी। मायदा से बात हुई है मेरी, वो इन दोनों के पास पहुंच रही है, रास्ते में है, तुम परेशान ना हो, रूटीन चेकअप है, इंशाल्लाह शी विल बी फाइन सून। मुझे अगर नई गाड़ियों की चेकिंग के लिए ना जाना होता तो मैं कभी ना कहता, और तुम्हारे अलावा ये जिम्मेदारी कोई अच्छे से निभा नहीं सकता। माहिर ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था, और ऑफिस से कदम बाहर बढ़ा दिए थे। कब तक आएंगे क्लाइंट? उसके पीछे चलते हुए पूछे थे। जस्ट इन 20 मिनट्स में भी, उसने घड़ी की तरफ देखते हुए इतला दी थी। ओके, मैं बस 30 मिनट्स तक इंतजार करूंगी, अगर वो ना आए तो मैं चले जाऊंगी, उसने माहिर को बताया था। ओके श्योर, एंड बेस्ट ऑफ लक। सुना है कि अरहान कबीर मलक को कोई चीज मुश्किल से पसंद आती है और वो तुम्हें टफ टाइम देने वाला है, मे बी 1 घंटा या उससे भी ज्यादा। माहिर ने आंख विंक करते हुए कहा था। तो भी ठीक है, आई प्रॉमिस यू, 10 मिनट के अंदर तक गाड़ी लेकर जाएगा यहाँ से। अम्मा धुरे चैलेंजेस को विन करना जानती है, उसने कहते ही माहिर को विक्ट्री का इशारा किया था और आंख विंक करके शोरूम के अपर पोर्शन की तरफ कदम बढ़ाए थे। सुनो, रिक्शे वाले को कुछ नहीं होना चाहिए, इस गरीब का कोई ताल्लुक नहीं इसमें, अजान ने अपने एक बंदे की तरफ देखते हुए कहा था, जो रिक्शे पर अंधाधुंध फायर कर रहा था। बेटा नीचे होकर बैठो, सर नीचे कर लो अपना, नहीं तो दिमाग में गोली लग जाएगी। अंकल ने रिक्शे की स्पीड बढ़ाते हुए कहा था, मैंने मना किया था ना कि मत उलझो इनसे, ये सियासतदान लोग हैं और बहुत खतरनाक है, उनके लिए किसी के जान लेना या देना कोई नई बात नहीं है। अलिया से उनकी क्या दुश्मनी, उनने उसे बुलेट क्यों मारी? वो रोते हुए खुद को बचाते हुए चीख रही थी। अलिया का बुलेट अनजाने में लग गया, मगर जो तुमने मुल्क के मशहूर सियासतदान हयात मलक के बेटे के साथ जो किया है ना, वह अनजाने में नहीं है। उससे पहले कि वह मजीद कुछ कहते, 2 बुलेट्स रिक्शे के टायर्स को लगी थी और वो डगमगाया था। एक गाड़ी रिक्शे के बिल्कुल पीछे और एक गाड़ी रिक्शे के आगे सामने खड़ी हुई थी। आकर जारा का रंग जर्द हुआ था इस सिचुएशन को देखकर। अगले ही हमें अजान गाड़ी से बाहर निकला था।
زارا نے کامتے جسم کے ساتھ سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا جس کے دونوں بازو سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا مگر اس کے چہرے پر ذرا بھی درد کی رمق موجود نہیں تھی. اس نے رکشے کا دروازہ کھولا تھا اور بالکل زارا کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہی زارا نے اپنے کامتے وجود کو اپنی گود میں چھپایا تھا. ہا 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 ہا. اذان کا زوردار کہکا گونجا تھا. اتنا جاندار کہکا کہ زارا درد کے جسم نے پل بھر میں ڈر کر جھٹکا کھایا تھا جیسے اس پر کسی نے آسمانی بجلی گرا دی تھی. دیکھو بیٹا، جو بھی ہوا انجانے میں ہوا، ہمیں جانے دو. اس کی بہن زندگی اور موت، اس کو دفع کرو یہاں سے. ابھی انکل کے الفاظ منہ میں یہ تھے کہ اذان دھارا تھا. اسے کسی کی مداخلت پسند نہیں تھی. او، چیونٹی کو ڈر لگ رہا ہے. اس نے آگے بڑھ کر زارا کا ہاتھ تھام کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکلا تھا. دیکھو، مجھے جانے دو. اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولتی. ارے کیسے جانے دو؟ تمہیں پتا ہے بگی بلی پلس شیرنی میں نے پہلی بار دیکھی ہے. تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں چیونٹی. وہ اس کی آنکھوں میں اپنی براؤن آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا. تو تم مجھے مار لو، مجھے بلٹس مار لو، مگر پلیز مجھے جانے دو. مجھے دیکھے بغیر وہ مر جائے گا. میرا اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے. پلیز او شٹ اپ. یہ میلو ڈرامہ ختم کرو. اگر وہ بچ بھی گئی تو میں اپنے ہاتھوں سے اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا. اس گھاس بار کی بچی کی وجہ سے تم نے مجھے میری گاڑی سے شوٹ کرنے کی کوشش کی. وہ اس کا منہ دبوچے ہوئے کرخت لہجے میں بولا تھا. ڈالو سے گاڑی میں. اور تم بڈھے سن، آج جو کچھ بھی ہوا اس کی بنا کسی کے لوگی تو یاد رکھنا تجھ سمیت تیرے پورے گھر کو بسم کر دوں گا. چل نکل اب. وہ رکشے والے انکل کو انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے زارا کی طرف ہوا تھا اور ایک جھٹکے میں اسے اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالا تھا اور گاڑی میں پٹھا تھا. آج رات تمہیں اندازہ ہوگا کہ عزت کا جنازہ کیسے نکلتا ہے. اور تم تو ویسے بھی میرے گھنٹے کی ماہر ہو ڈی ایس شیرنی. اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے قریب کھینچ کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا. خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو مجھے. وہ باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے، رو کر آنکھیں سوج گئی تھی اور اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی. ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ یہ جو زخم تم نے دیا نا ان کو کون پڑے گا؟ آف کورس تم اپنے دل نشین لبوں سے. کہتے اس نے پھر سے جاندار کہکا لگایا تھا. ویسے بھی نشانہ بڑا کچا ہے تمہارا. دونوں گولیاں میرے بازو کو ذرا سا ٹچ کر کے نکل گئے. اور دیکھو میں تمہارے سامنے تمہارے زخم لیے بیٹھا ہوں. ویسے تم میرے ہاتھوں سے نہیں نکلو گے. تمہاری طرح میرا نشانہ کچا نہیں ہے. اس نے آنکھ ونک کی تھی اور کہتی ہے آسان اس کا دوپٹہ جو کہ اس کے کاندھے پر ڈلا چکا تھا اتار کر گاڑی کے شیشے سے باہر پھینکا تھا. میرا دوپٹہ پلیز مت کرو ایسے. زارا نے بے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے تھے. ہا 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 ہاتھ جان. کہکا لگاتے ہوئے اس نے اس کے لمبے سلک کے بال میں لگا ہوا کینچا بھی اتار کر باہر پھینکا تھا. اس کے بال کسی آبشار کی طرح کھل کر اس کی کمر کو ڈھانپ کیے تھے. اس کے اتنے قریب اس کے جسم کی خوشبو کو محسوس اور اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا. ایک لمبا سانس کھینچ کر اس نے خود کو کمپوز کیا تھا. فارم ہاؤس چلو اور ڈاکٹر کو بھی وہاں پر بلا لو. وہ ڈرائیور کو حکم دیتا. اس کی کمر کے پیچھے شہادت کی انگلی سے ویوز بنا رہا تھا اور زارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی. سمجھے نہ کوئی سرسری سا تذکرہ مجھے بھرپور ماجرا ہوں، حوالہ نہیں ہوں میں. اس کے کان میں سرگوشی کرتے اب اس کا ہاتھ اس کے پے پر دباؤ بڑھا رہا تھا اور زارا کا پورا جسم کانپ رہا تھا. وہ لڑکی جس کا کبھی کسی نامحرم نے بال تک نہیں دیکھا تھا وہ آج نامحرم کی پناہوں میں کسی چڑیا کی طرح پھڑپڑا رہے تھے. یا اللہ، علیہ ٹھیک ہو. اس کے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے اذان کے ہاتھ پر. اپنے ہاتھ پر اس کے آنسو گرتے دیکھ کر اس نے تھوڑی سے اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا. انٹرسٹنگ، اسپیچ لیس. تمہیں پتا ہے آنسو کو صرف تمہاری ان آنکھوں کے لیے بنایا گیا. جب یہ تمہاری گیلی لمبی گھنی پلکیں اٹھ کر گرتی ہیں تو واللہ قیامت ڈھاتی ہیں. اس نے اپنی انگلی اس کی گیلی پلکوں پر گھمائی تھی اور پھر تھوڑا سا آگے جھک کر اس کی پلکوں کے قریب لب لے کر آیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا گاڑی جھٹکے سے رکی تھی اور رضان حیات ملک نے اپنے اس غیر ارادی فعل پر اپنے سر کو دائیں سے بائیں نفی میں جنبش دیے تھے اور ایک جھٹکے سے اسے ہاتھ سے پکڑ کر خود سے پر دھکیلا تھا اور وہ لہرا کر سی کے پوچھ سے ٹکراتی بغیر اسے کچھ کے ساتھ ہی وہ گھر سے اترا تھا. ساحرہ زیلا بڑبڑاتے اس نے فارم ہاؤس کی انٹرس میں قدم بڑھا دیا تھا. Did you have this model in other color? No sir, it's a loss. بٹ اگر آپ کو کسی اور کلر میں چاہیے تو آپ کو کل تک کا ویٹ کرنا پڑے گا. اما نے سجیشن دی تھی. کیا یہ کلر بھی ٹھیک رہے گا؟ کلائنٹ کنفیوز تھا. یس شیور سر، دس مسٹ بی اے گڈ چوائس. اس نے کلائنٹ کو اپنی رائے دی تھی. اوکے ڈن، اٹ از کنفرمڈ. پلیز گو اہیڈ فار فردر اسٹیپس. کلائنٹ نے گاڑی کنفرم کی تھی.
हनान, ये गाड़ी कंफर्म करवा दो और पेपर्स बनवा दो। अभी वो इतना क्या कर मोड़ी ही थी कि मिस अमल, ये अरहान कबीर मलक है। शोरूम की रिसेप्शनिस्ट ने अरहान कबीर मलक और उसके सेक्रेटरी को अमल के पास छोड़ते हुए कहा था। हेलो सर। अमल के मुंह में अभी ये अल्फाज ही थे कि वो सामने खड़ी ब्लू गाड़ी की तरफ बढ़ा था। ब्लू जीन्स, व्हाइट टी शर्ट पर ब्लू ही अपर पहने मसलसल बबल गम चुबाते हुए और रूड सा बंदा उसे पहली नजर में अपने एटीट्यूड के साथ ही जहर लगा था। एक्सक्यूज मी सर, इट इज बुकड, कम हियर, आई विल शो यू अदर ऑप्शंस। अमल ने उसके पास जाकर खड़े होते हुए प्रोफेशनल अंदाज में कहा था। वो जो बड़े इन्हाक से गाड़ी को आगे पीछे से हाथ लगाकर उसकी खूबसूरती को सराहा रहा था। अमल का बोलना उसे नागवार गुद लगा था। शहरी, उसे बुक करवा। वो गाड़ी के दरवाजा चेक करता हुआ अब अपने सेक्रेटरी को हुक्म दे रहा था। सर, मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, नहीं ना? तो अपनी ये चूस्ती जैसी शक्ल गुम करो यहाँ से। वो मुड़ते हुए अमल की बात काट कर बोला था। हेलो मिस्टर, माइंड योर बिजनेस, डोंट बी कीटिंग पर्सनल। अमल को उसकी बात पर गुस्सा आया था। वॉट एवर डेट चिली, वो हंसा था उसका गुस्से से सुरा चेहरा देखकर। देखो, आई विल बाय इट बिफोर, सो स्टे अवे। दूसरा क्लाइंट जो गाड़ी खुद के लिए बुक करवा चुका था उसके पास खड़ा होकर बोला। ची ची ची, अजीब बकबक है। अरहान ने मुड़कर उसका सीने पर हाथ रखकर दिखा देते हुए कहा था। आपको हमारे कस्टमर से तमीज से बात, तो अब ये रेड चिली तमीज सिखाएगी मुझे। उसने कहते ही अपने मुंह से बबल निकाल कर गाड़ी के बोनट पर लगाए थे। शुक्र था अमल के मुंह पर नहीं चुका दी थी, वरना उसे क्या था पैर, जिस किस्म का वह बदतमीज था। अमल की सारी कार्रवाई को गुस्से भरी आंखों और खोलते दिमाग से देख रहे थे। इट्स योर्स, अगर तुम्हें बबल खानी है देन आई विल गिव यू अदर न्यू। वो उसके चेहरे पर फूंक मारकर हंसा था। उसे अमल का गुस्सा मजा दे रहा था। शहरी, अगले आधे घंटे में गाड़ी हमारे घर के गैराज में खड़ी हो। अपने सेक्रेटरी को हुक्म देकर वो रुका नहीं था, उल्टे कदमों वापस मुड़ा था। और ये बात उसका सेक्रेटरी ही जानता था कि कैसे अब इस सारे बिखेरे को समेटने वाला है, क्योंकि अरहान कबीर मलक के सामने आर्ग्यू करना मतलब मौत को दावा देना था। जाओ और जाकर अपने इस बदतमीज लोफर और गद्देबाज को कहो इस शोरूम से सवाई वो अपनी सही सलामत शक्ल के कुछ नहीं लेकर जाता था। वो धारी थी। अरहान के कदम रुके थे उसकी बात सुनकर। मिस रेड चिली, अगर यह गाड़ी अगले आधे घंटे में मेरे घर पर ना हुई तो तुम्हारे समेत मैं इस शोरूम को आग लगाऊंगा। बगैर पलटे उसको ऊंची आवाज में जवाब देते वो बाहर जा चुका था। उससे पहले कि वो कोई जवाब देती, उसके मोबाइल पर होते भी बैल ने उसे अपनी तरफ खींचा था। बाबा, अल्लाह ताला से कहे ना कि हमें भी बाई दे। आपको पता है अनाया अपने बाई के साथ स्कूल आती है और मैं अमल के साथ जाती हूँ। जारा ने बुरा सा मुंह बनाकर अपनी हवाइश का इजहार किया था। जारा दुरैत के बाबा ही उनके लिए बाई है ना, 2 in 1, बाई प्लस बाबा। दुरैत साहब ने उसे गोद में लेते हुए कहा था। बट आई वांट छोटा सा बाई, जस्ट लाइक लिटिल प्रिंस, जिसके छोटे छोटे हाथों छोटे छोटे पाँव हो, जिसको मैं बोलूँ बाई और वो मुझे आप ही। कितना मजा आएगा ना बाबा। वो अपने ख्यालों की हकीकत बनाकर होश हो रही थी। उसके लिए फिर आपको रोज अल्लाह ताला से अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर दुआ करनी पड़ेगी, फिर ही मिलेगा बाई। उन्होंने उसके हाथों को दुआ की तरह जोड़ते हुए कहा था। वो तो ज़ारा दुरैत रोज करती है, सोने से पहले और सुबह भी। उसने उनके सीने के साथ लगते हुए कहा था। तो फिर समझो अल्लाह पाक ने बहुत जल्द दे देना है तुम्हें तुम्हारा भाई, फिर दिल बढ़कर खेलना उसके साथ। उन्होंने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा था। काश बाबा आप जिंदा होते, काश मेरा कोई भाई होता तो मैं आज इस तरह इस बेहाल व बेचारों मददगार ना पड़ी होती। वह हयालू के बमर से बाहर निकली थी। उसे फार्म हाउस के अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था। लाख कोशिश के बावजूद वो भागने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए थे। आसमानी रंग की सादा सी काटन की कमीज जगह जगह से खून आलूद थे। दुपट्टे पर अगर अलिया के खून के निशान थे तो कमीज पर अजान हयात मलक की खून के निशान थे, जो कि अब उसके पसीने के साथ मिक्स होकर अलग ही खुशबू बना रहे थे। उसे कमरे में धकेल कर उसके कारिंदे जा चुके थे और उसे इस अंधेरे कमरे में सवाए फरार के कुछ करने का मौका नहीं मिला था। अपने लिए उजाला लेकर या पंखा जला ले। जून के महीने की इस मुंह जोर गर्मी ने उसके खुले बाल तक पसीने से भिगो दिए थे। या अल्लाह, कोई रास्ता बना दे, कोई वसीला बना दे यहाँ से निकलने का। तू जानता है मैं मजबूर हूँ, पल बार में मेरी दुनिया ना पलटे। इस बिच्छी बसात को सहने के काबिल नहीं मेरी जान। मुझे माफ फरमा इस गलती पर जिसकी वजह से मुझ पर, मेरी बहन पर यह आजमाइश डाली है तूने। तू जानता है तेरे सिवा मेरा कोई मजबूत सहारा नहीं है, रहम कर। वो फुट फुट को रो रही थी, बेबस हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि कैसे इस जाल को तोड़कर अलिया के पास चले जाए।